हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं ढेर सारे जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है भाई। तो इसमें आज के लेक्चर में काफी क्वेश्चन होंगे और आप लोगों को पूरा दिमाग लगाना है। ठीक है। और उसमें क्या दिया हुआ है जरा देखो बेटा। सबसे पहली क्या है, निम्न में से कौन सा पेंटोज प्रकाशिक सक्रिय है, ये पूछा गया है। आप लोगों को याद होगा बेटा, यहाँ CHO है और यहाँ पर CH2OH है। ठीक है। यहाँ पर CH2OH है, यानी जो अणु है हमारे पास वो असममित अणु है। असममित का मतलब होता है अनसिमेट्रिकल। और आप लोग ये भी जान सकते होंगे, ये कार्बन की चारों संयोजकता अलग है, तो यहाँ पर ढेर सारे कायरल सेंटर भी है और अणु भी क्या हो गया हमारे पास, असममित हो गया बेटा। तो क्या एक तरीके से इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही है? आप कहोगे नहीं सर, इनमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं दिख रही। जब सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब ये क्या होंगे, प्रकाश सक्रिय होंगे सभी के सभी। तो यहां पर हम ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेंगे और कहेंगे भाई इनमें से सभी जो है प्रकाश सक्रिय हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, सुक्रोज का निम्न द्वारा परीक्षण किया जाता है। टालुइन अभिकर्मक द्वारा, ग्लूकोज का सॉरी फेलिंग विलियन द्वारा, और ये दोनों। आप लोग ये बात जानते होंगे दोस्तों। ठीक है, एक मिनट। आप लोग ये बात जानते होंगे कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, CHO, और आप लोग ये बात जानते होंगे CH2OH। यहां पर हम OH रखते थे, H रखते थे, यहां पर OH रखते थे और यहां पर OH। सेम यहां पर H, HO, H और H। हमारे पास जो टोलन अभिकर्मक होता है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे Ag, अमोनिया का होल ट्वाइस, और भाई OH माइनस। ठीक है। ये टोलन अभिकर्मक है और ये क्या होता है, एक ऑक्सीकारक होता है। और आप लोग जानते हो कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहां से हमारे पास क्या होता था बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमारे पास ये ग्रुप कन्वर्ट होता था COH में, ग्लूकोनिक एसिड में। और नीचे के सब कुछ सेम टू सेम रहते थे, यानी अगर यहाँ पर OH है, H है, OH है, OH है, H है, और भाई यहाँ पर HO है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर H है, और यहाँ पर CH2OH है। इसको हम क्या बोला करते थे, आपको याद आ गया होगा कि सर इसको हम ग्लूकोनिक अम्ल कहते थे या ग्लूकोनिक एसिड कहा करते थे। तो भाई करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा कि भाई टॉलविन जो अभिकर्मक है, टोलून अभिकर्मक, उसको तो देता है। दूसरा फेलिंग विलियन, फेलिंग विलियन सॉल्यूशन भी ये दिया करता था, क्योंकि ये दोनों के दोनों, फेलिंग विलियन कह लो या बेटा टॉलस टेस्ट कह लो, ये दोनों ही एल्डिहाइड के टेस्ट हुआ करते थे। ठीक है। तो भाई यहां पर करेक्ट आंसर होगा A और B, यानी हम कहेंगे ये दोनों। तो आप इसको टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा जी क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा थ्रियोज का सूत्र है। अगर मैं थ्रियोज की बात करूं तो थ्रियोज को आपको आइडिया होगा बेटा, जब हम ग्लिसरल डिहाइड से थ्रियोज बनाते थे, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास OH और यहां पर H और यहां पर क्या हुआ था बेटा जी, CH2OH होता था। ठीक है। ये हमारे पास बेसिक सूत्र हुआ करता था। अब हमें जब इसमें एक कायरल सेंटर ऐड करना है ग्लिसरल डिहाइड में, तो हम लोग क्या करते थे भाई, यहां पर इससे दो बन सकते थे। या तो ऐसा हो CHO, ठीक है, यहां पर CH2OH, यहां पर या तो OH OH बेटा जी दोनों सेम साइड लगते थे। ठीक है। और यहां पर क्या करते हम लोग, CHO ऊपर वाला सेम ही रखते थे बेटा, OH यहां पर हम उल्टा कर सकते थे। तो थ्रियोज में और एरिथ्रोज में एक अंतर हुआ करता था। एरिथ्रोज में दोनों OH ग्रुप सेम साइड रहते थे, और थ्रियोज में, ठीक है, थ्रियोज में दोनों OH ग्रुप अपोजिट साइड रहा करते थे, जैसे ये वाले OH ग्रुप हैं। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कंफ्यूजन, थ्रियोज मतलब 3 कार्बन वाला, थ्रियोज मतलब 3 कार्बन वाला ही उनके दिमाग में रहता है। इस वजह से अधिकांश बच्चे इस C3H6O3 को टिक कर देते हैं जल्दबाजी में। पर थ्रियोज का मतलब 3 कार्बन वाला नहीं है। थ्रियोज का मतलब होता है जब दो कायरल सेंटर पे यानी दो किरल केंद्रों पर सेम तरह के ग्रुप, सेम तरह के ग्रुप क्या हो, अपोजिट साइड लगे हों, तो उसको थ्रियो कहते हैं, थ्रियो। और ओज इसके पीछे सफिक्स लगा है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट का सफिक्स होता है 3 ओज, तो 3 ओज बन गया ये। तो बेटा इसमें कितने कार्बन हुए टोटल, अगर आप देखोगे इसमें 1 2 3 4 कार्बन हुए, और हाइड्रोजन कितने हुए ये भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और 2 8। बेटा जहां 4 कार्बन
और 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं, वही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सुक्रोज है वामावर्त, दक्षिणावर्त, रेशमिक मिश्रण और प्रकाश अक्रिय। देखो बेटा, आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा मैं, जो आपने सुक्रोज के बारे में सुनी होगी, यहां पर C12H22O11, ठीक है, इसका आपने हाइड्रोलाइसिस करा होगा, यानी जल अपघटन करा होगा अम्ल की प्रेजेंट में, ठीक है, या यहां पर एक इन्वर्टेज एंजाइम होता है, या तो अम्ल होता है या फिर इन्वर्टेज एंजाइम, ये हुआ करता था। यहां पर C6H12O6 प्लस के C6H12O6 बना करते थे। एक को हम कहते थे बेटा जी ग्लूकोज और दूसरे को हम कहते थे फ्रक्टोज। शायद आपको ये समीकरण याद आएगी। और हम लोग कहते थे कि जब तक इसका जल अपघटन नहीं होता था तो ये विलयन धनात्मक होता था, मतलब दक्षिणावर्त हुआ करता था। और उसके बाद क्या हुआ करता था कि जब जल अपघटन हो जाता था तो ये पूरा का पूरा विलयन, हालांकि ग्लूकोज धनात्मक होता है और ये हमारे पास जो फ्रक्टोज है ये ऋणात्मक होता है, मतलब इसके वामावर्त होता है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो पूरा विलयन है इसका मान ज्यादा होता है, घूर्णन का मान इसका ज्यादा होता है, तो इस पूरे को हम नेगेटिव, यानी हम कहते थे भाई वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घुमा करता है। और इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर, यानी इन्वर्जन ऑफ शुगर का मतलब है भाई कि घूर्णन का परिवर्तन आपका सुक्रोज के अंदर। इसीलिए इस एंजाइम का नाम भी इन्वर्टेज रखा गया था, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, दक्षिणावर्त था, पॉजिटिव था। तो यही इस चीज को, मतलब ये समीकरण अगर आपके दिमाग में सेट है तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये दक्षिणावर्त हुआ करता था। तो भाई करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसी को आप टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, एक प्रकाशित सक्रिय यौगिक के विशिष्ट घूर्णन में स्वतः परिवर्तन कहलाता है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, पुनर्व्यवस्था, परिवर्तन और विकृतीकरण। बेटा मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहूंगा इसके बारे में, इसका मुझे शायद हिंदी मीनिंग नहीं पता, आप शायद उसी से आपको लगा लेना। आपने सुना होगा इस तरीके से कि हमारे पास अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, और अल्फा ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल ओपन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है जब हम जल में लेते हैं, और बेटा जी वो बीटा ग्लूकोज, इनके बीच में एक साम्य रहता है, और इसका विशिष्ट घूर्णन अलग होता है, इसका विशिष्ट घूर्णन अलग होता है, और इसका विशिष्ट घूर्णन अलग होता है। मान लो ठोस अवस्था में अल्फा ग्लूकोज का, ठीक है, मान लो ठोस अवस्था में अल्फा ग्लूकोज का जो विशिष्ट घूर्णन है वो अलग है, और जैसे हम उसको पानी में डालते हैं तो इसका जो घूर्णन है वो परिवर्तित होता रहता है। तो इस परिवर्तन को हम अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं म्यूटा रोटेशन। क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि म्यूटा रोटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, इनमें चारों में से क्या कहते हैं। रीनेचुरेशन तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, रीनेचुरेशन तो बिल्कुल नहीं है, इनमें से आप देख लेना एक बार। अब जरा देखो भाई आगे के क्वेश्चन में, नेक्स्ट ग्लूकोज में, इनमें से हमें इसके बताना है कि ग्लूकोज में क्या होता है। ग्लूकोज अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट यौगिक है, ठीक है, और हमें ये पढ़ना होता है, और अधिकांश क्वेश्चन ग्लूकोज से रिलेटेड ही आते हैं जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं, यानी हम जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे होते हैं। तो सर ने आप लोगों को एक बात बताई होगी बेटा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनवाया होगा आपका। आप अगर ध्यान से देखो इसके अंदर टोटल कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, तो आप कहोगे सर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, क्योंकि 1 2 3 4 और एक ये रहा 5, तो इसमें भाई 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं। ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारे पास, सत्य हो गई। दूसरी बार क्या लिख रखा है, 4 द्वितीयक तथा 1 प्राथमिक अल्कोहलिक समूह उपस्थित होता है। ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, 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 ये हमारे पास प्राथमिक अल्कोहल। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है दूसरे वाली बेटा, ये भी हमारे पास सत्य स्टेटमेंट है। एक CHO समूह उपस्थित होता है, एक CHO समूह उपस्थित होता है, तो भाई ये भी बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर एक CHO समूह उपस्थित होता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी हमारे पास, सत्य हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि उपरोक्त सभी कथन सही है, तो आप डी को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड का आणविक सूत्र हो सकता है।
बेटा आप लोगों को याद होगा डाइसैकराइड के लिए सुक्रोज का फॉर्मूला फेवरेट था आपका कि C12 नहीं C12 था, C12H22 ऑक्सीजन के 11 थे। और ये अभिक्रिया आप लोगों को बार बार मैं याद इसलिए दिलवा रहा हूं क्योंकि भाई क्वेश्चन आ भी सकता है। C6H12O6 और भाई C6H12O6, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज होते हैं ये होते हैं मोनोसैकराइड, लेकिन जो आपके पास सुक्रोज होता है, सुक्रोज, ये होता है डाइसैकराइड। तो चाहे देखो ये जो हमारा अणु सूत्र है, भले ही संरचना सूत्र अलग अलग हो, ठीक है, लेकिन अणु सूत्र के हिसाब से चाहे जितने भी डाइसैकराइड है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, गैलेक्टोज है ना, सॉरी गैलेक्टोज नहीं, माल्टोज है और लैक्टोज है, उन सभी के सूत्र C12H22O11 होते हैं। तो C12H22O11 हमारे पास बी में दिया है, तो आप इसको टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। ग्लूकोज के एनोमर्स होता है ये अंग्रेजी में होता है एनोमर्स। अल्फा रूप तथा बीटा रूप किस कार्बन पर रस समीकरण मितीय के अलग से अलग होते हैं? तो हम कहेंगे C1 पर होते हैं। कैसे जरा समझना, आप लोगों को पता होगा कार्बन OH अगर यहां पर लिखा है और H यहां पर लिखा हुआ है, फिर इसके बाद ऐसे 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 तीन करने हैं, OH H OH और फिर यहां पर ऐसे करना है। जब OH राइट साइड में जाता था तो उसको हम बोलते थे अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस OH अगर उस साइड कर दिया आपने पहले वाले कार्बन पे, ठीक है, बाकी सब सेम है। ठीक है, बाकी सब आपने सेम रखा है भाई। इसको हम बोलते थे बेटा जी बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। अब इसके स्ट्रक्चर में इसका आंसर छुपा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि पहले कार्बन पर ही ये दोनों के दोनों OH अलग अलग दिशा में है, बाकी नीचे का हिस्सा पूरा समान है, इसीलिए हम कहेंगे कि C1 पर ये भिन्न होते हैं, ठीक है, रस समीकरण मिति से अलग है। सुक्रोज है, आप लोगों को एक नोट पॉइंट सर ने करवाया होगा, ठीक है, सभी मोनोसैकराइड तथा डाइसैकराइड, ठीक है, डाइसैकराइड अपचायक सुगर होते हैं या शर्करा होते हैं, परंतु सुक्रोज, ठीक है भाई, सुक्रोज क्या है? सुक्रोज है तो डाइसैकराइड, अपचायक शुगर नहीं होता, अपचायक शर्करा नहीं होता। सर ने स्टेटमेंट लिखवाई होगी सुक्रोज के बारे में, सुक्रोज जो है वो अपचायक शुगर नहीं होता। तो सुक्रोज के बारे में हमें क्या देख रखा भाई, क्या ये अपचायक शर्करा है? नहीं, अपचायक शर्करा सारे मोनोसैकराइड हो सकते हैं, डाइसैकराइड हो सकते हैं। डाइसैकराइड में हमारे पास तीन है, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। माल्टोज शर्करा शुगर है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अपचायक शुगर है, ठीक है, और आपका लैक्टोज भी है, पर सुक्रोज जो है वो अपचायक शुगर में नहीं आता था, इसीलिए आप कहेंगे सुक्रोज है अपचायक शर्करा, नहीं अनअपचायक शर्करा। क्या ये आंशिक नहीं, तो हम कहेंगे बेटा जी अनअपचायक शर्करा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है ये। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, जब ग्लूकोज को Br2 जल के साथ ऑक्सीकृत, यानी Br2 जल का मतलब होता है ब्रोमीन जल, ठीक है,
ब्रोमीन जल के साथ ऑक्सीकरण किया जाता है तो प्राप्त पेंटा हाइड्रोक्सी अम्ल का आणविक सूत्र होता है पेंटा हाइड्रोक्सी, यानी पांचों के पांचों हाइड्रोक्सी ग्रुप सेम रहेंगे, उनका ऑक्सीकरण नहीं करना है। तो हम किसका ऑक्सीकरण करेंगे? एल्डिहाइड वाले का ग्रुप करेंगे बेटा। आप लोगों को याद होगा कि हमारे पास सूत्र होता है ग्लूकोज का, ठीक है। यहां पर OH H OH OH और यहां पर लिखते हैं हम लोग CH2OH, यहां पर H H और यहां पर H। अगर मैं यहां पर ब्रोमीन जल लेता हूं, या ब्रोमीन और जल, ये हमारे पास क्या होता है बेटा? ब्रोमीन जल ये हमारे पास होता है ऑक्सीकारक। ये क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा। अब क्योंकि इन्होंने कहा कि पेंटा हाइड्रोक्सी अम्ल है, यानी आपको अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं करना है। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जब आप बेसिकली ऑक्सीकरण करोगे तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त होता है हमें एसिड। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ये वाला। तो यहां पर हो जाएगा OH, यहां पर होगा H, यहां पर होगा OH, यहां पर होगा OH और यहां पर H OH H H CH2OH। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है? कार्बन गिनने हैं, हाइड्रोजन गिनने हैं और ऑक्सीजन गिनने हैं। तो कार्बन अगर आप देखोगे तो 6 कार्बन आपको दिखने चाहिए भाई। अब 6 कार्बन सभी में है। ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन कितने होंगे बेटा? 1 2 3 4 5 और 2 7, 7 ऑक्सीजन होने चाहिए। अब इन सभी में 6 ऑक्सीजन है, ठीक है, सभी में 6 ऑक्सीजन है। 7 ऑक्सीजन सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, तो आप इसी को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या दे रखा है। माल्टोज किसका बना होता है? माल्टोज किसका बना होता है? तो माल्टोज जो है वो बेटा जी ग्लूकोज का बना होता है। आप लोगों को मैं याद दिला दूं, जो सुक्रोज है, सुक्रोज सुक्रोज ये बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का, ठीक है, 2 अणु का। और जो हमारे पास माल्टोज होता है बेटा, माल्टोज के अंदर होते हैं हमारे पास ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी दोनों के दोनों अणु ग्लूकोज के होते हैं। और जो हमारे पास लैक्टोज होता है, लैक्टोज, उसमें एक अणु होता है ग्लूकोज का और दूसरा अणु होता है गैलेक्टोज का, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन एक था, पर मैंने तीनों का आपको रिवीजन करवा दिया कि भाई तीनों में ऐसा होता है। अब यहां पर माल्टेज का बताना है, तो माल्टेज का क्या होगा? ग्लूकोज के 2 अणु। तो आप ए को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या दे रखा है। मोनोसैक्राइड कौन सा है? मोनोसैक्राइड कौन सा है? ग्लूकोज है, जानते हो आप, फ्रक्टोज है, ये भी जानते हो, गैलेक्टोज है, ये भी जानते हो, यानी उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी जो है मोनोसैक्राइड ही होते हैं। अब यहां पर देखेंगे भाई, सम इलेक्ट्रॉनिक बिंदु होता है, विशिष्ट ताप अमीनो अम्ल की उचित। आप लोग ये बात जानते होंगे अमीनो एसिड के लिए, ठीक है, वह निश्चित पीएच जिस पर कोई अमीनो एसिड जो है ट्विटर आयन की फॉर्म में रहता है, ठीक है, ट्विटर आयन की या सम इलेक्ट्रॉनिक आयन, जो भी आप हिंदी में बोलते होंगे, सम ट्विटर आयन की फॉर्म में रहता है, ठीक है, उस पीएच को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट कहते हैं। अब पीएच जो है वो निश्चित है, पीएच जो है वो सर्टेन है। तो पीएच सर्टेन होने पर जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होगी वो क्या होगी? निश्चित होगी, है ना। तो उसको क्या कहेंगे हम बेटा? क्या सम इलेक्ट्रॉनिक बिंदु विशिष्ट ताप होता है? आप कहोगे नहीं सर। अमीनो अम्ल की उचित सांद्रता होती है? आप कहोगे नहीं सर। हम कहेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो विद्युत क्षेत्र के तहत अमीनो अम्ल के प्रवाह की अनुमति नहीं देता है। क्यों? इसको समझना बेटा, जरा देखो कैसे। अगर मान लो मेरे पास कोई बैटरी है, मेरे पास कोई बैटरी है और उस बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है, और उस बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक लगा है कैथोड, एक लगा है एनोड, ठीक है। तो भाई ये हमारे पास धनावेशित हो गया और ये हमारे पास ऋणावेशित हो गया। अब आप लोग ये बात जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाता है और भाई नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है यदि हम यहां पर विद्युत का प्रवाह करते हैं तो। और यदि हमारे पास एक ऐसा आयन हो जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हो, तो होगा क्या कि भाई, और ये बनता है एक निश्चित पीएच पर, ठीक है, यह बनता है
निश्चित पीएच पर, ऐसे नहीं बनता कि हवा में बन गया, या बनता है निश्चित पीएच पर। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव है एक तरीके से, अब भाई अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है, पर इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाना चाहता है, तो फिर ये आयन कहीं इधर उधर मूव नहीं करता, चल नहीं सकता, और उस स्थिति में जो विद्युत का प्रवाह है वो रुक जाता है। तो इन्होंने क्या बोला, हाइड्रोजन आयन सांद्रता, जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता मतलब पीएच, जो विद्युत क्षेत्र के तहत एमिनो अम्ल के प्रवास की अनुमति नहीं देता है, तो उसी बिंदु को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा विकल्प सी, आप इसी को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, एमिनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में अधिक संख्या में एमिनो अम्ल बनता है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास, सर ने आपको इसका क्लासिफिकेशन करवाया होगा, ठीक है, इनमें भिन्नताएं बताई होंगी, कौन सा क्षारीय होता है, कौन सा उदासीन होता है, कौन सा अम्लीय होता है। तो अगर कोई मेरे पास एमिनो एसिड है मान लो, ठीक है, इसमें उदाहरण भी होगा एस्पेराजीन वगैरह का, ठीक है, तो हमारे पास एमिनो एसिड है, और भाई उस एमिनो एसिड में एमीन ग्रुप भी होते हैं, अमीनो ग्रुप भी होते हैं, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर इनकी संख्या बराबर है, क्या है बेटा जी, बराबर, जैसे मैंने कहा कि यहां पर ए है और यहां पर ए है, दोनों बराबर हैं, तो उस एमिनो एसिड को हम उदासीन कहते थे, उदासीन एमिनो एसिड। अगर हमारे पास एमिनो एसिड थोड़ा सा भी ज्यादा है, ठीक है, एमिनो ग्रुप थोड़े से भी ज्यादा है कार्बोक्सिलिक से, तो उसको हम क्षारीय एमिनो एसिड कहते थे, ठीक है। और भाई अगर हमारे पास एमिनो एसिड ए है पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप थोड़े से भी ज्यादा है, ठीक है, तब उसको हम अम्लीय, एस्पार्टिक अम्ल, अम्लीय एमिनो एसिड कहते थे। तो यहां पर इन्होंने क्या बात बोली कि एमिनो अम्ल में यानी एमिनो एसिड में कार्बोक्सिलिक समूह की तुलना में अधिक संख्या में एमिनो है, इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, इससे क्षारीय बन जाएगा अगर एमिनो ज्यादा है तो बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ज्विटर आयन, यानी ज्विटर आयन कैसा होता है। मैं एक उदाहरण देता हूं ग्लाइसिन का, CH2, कि हमारे पास ग्लाइसिन होता है बेटा, और आप लोग जानते होंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसका H+ इसके लोन पर आकर लग जाए, तो यहां पर पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों ही आवेश होते हैं, परंतु जो ओवरऑल आयन होता है, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है इसका, वो उदासीन है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, उदासीन आयन, धनावेशित आयन, ऋणावेशित आयन, इनमें से कोई नहीं तो हम कहेंगे उदासीन, ठीक है, हम क्या कहेंगे बेटा जी, उदासीन। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में एमिनो अम्ल के किस रूप में रहता है, अम्लीय तथा क्षारीय में, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मान लो मेरे पास बेटा जी ये ज्विटर आयन है CH2, और यहां पर नहीं CH2 RCH NH3 पॉजिटिव चार्ज, और ये CO-, ये क्या है मेरे पास, ज्विटर आयन है। अब इसके बारे में समझना है, और ये हमेशा एक निश्चित पीएच पर बनता है। पीएच क्या है यहां पर, जिसको हम कम इलेक्ट्रॉनिक बिंदु कहते हैं या आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट जिसको हम कहते हैं। अब थोड़ा समझना, ठीक है, अगर मैं दोनों में से भी, अब यहां पर क्या दोनों बने हुए हैं, सपोज करो यहां पर कोई पीएच फिक्स है, यहां पर कोई ना कोई पीएच फिक्स है, अगर मैंने पीएच को बढ़ा दिया, ठीक है, पीएच बढ़ाने का मतलब क्या होता है, क्षारीय माध्यम, समझना मेरी बात को, पीएच बढ़ाने का मतलब होता है कि अब आप उसमें क्षार ऐड कर रहे हो, तो एक तरीके से क्या होगा बेटा जी, OH- का एडिशन होगा कि नहीं होगा, पीएच के बढ़ाने पर, पीएच के बढ़ाने पर मतलब क्षार डालने पर। और पीएच 7 से कम होती है, यानी कम ज्यादा कब होगी, जब आप उसमें अम्ल मिलाओगे, तो बेटा H+ मिलाओगे तो उसका मतलब है पीएच के घटाने पर। जब OH- आएगा तो OH- इस नेगेटिव का तो कुछ नहीं कर पाएगा,
OH माइनस क्या करेगा, यहां से H प्लस को लेकर वाटर बनाएगा, जल बनाएगा, और हमारे पास जो एमिनो एसिड होगा वो इस अवस्था में रहेगा बेटा, CH NH2 ऋणावेशित अवस्था में रहेगा। लेकिन अगर मैं H प्लस डाल देता हूं तो H प्लस इस पॉजिटिव के पास जाके क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में प्रतिकर्षण होगा, तो ये पॉजिटिव उस कार्बोक्सिलेट के साथ लगता है, तो हमारे पास R CH COOH, तो ये रहता है धनावेशित फॉर्म में, ठीक है, धनावेशित रूप। तो अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में, अम्लीय माध्यम मानी ये वाला, और क्षारीय माध्यम मतलब वो वाला। अम्लीय माध्यम में होता है ये धनायन की फॉर्म में, और बेटा क्षारीय माध्यम होता है ऋणायन की फॉर्म में। तो क्रम से धनायन तथा ऋणायन, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या दे रखा है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में किरेल परमाणु होते हैं। अगर मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करूं तो दोस्तों ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है CHO OH H OH और OH और CH2OH, और यहां पर होता है H, और यहां पर OH H और H। आप लोग जानते होंगे कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइड शुगर है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कितने किरल कार्बन दिख रहे हैं आपको, 4। इसके विपरीत जो फ्रक्टोज होता है वो कीटो शुगर होता है, CH2OH C डबल बॉन्ड O, तो ये होगा H OH OH। तो इसके अंदर जो किरल कार्बन होंगे बेटा, वो किरल कार्बन होंगे हमारे पास ये 3, ठीक है, जिसकी चारों की चारों संयोजकताएं अलग अलग है। तो भाई हम कहेंगे ग्लूकोज में 4 तथा फ्रक्टोज में 3, तो आप विकल्प सी को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। और ये भी ध्यान रखना कि ये जो स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज का है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा जी ये फ्रक्टोज का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या है हमारे सामने, प्रोटीन तथा पेप्टाइड में उपस्थित बंध होते हैं, प्रोटीन तथा पेप्टाइड में उपस्थित बंध होते हैं। तो बता भाई यहां पर इनमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और पेप्टाइड बॉन्ड होता है CONH, ठीक है, पेप्टाइड और CH। तो प्रोटीन तथा पेप्टाइड्स में उपस्थित बंध होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं CONH। तो आप इसको टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे बेटा, ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है CONH। अब देखो एमिनो अम्ल में कार्यात्मक समूह, एमिनो अम्ल में कार्यात्मक समूह होते हैं। एमिनो मतलब एमीन ग्रुप, अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आप लोग जानते होंगे किसी भी एमिनो एसिड का या अल्फा एमिनो एसिड का हम कोई सूत्र देखते हैं तो उसमें NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही होते हैं, यानी क्रियात्मक ग्रुप यही होते हैं हमारे पास। तो भाई हम बात करेंगे कि भाई यही अपना कार्य शो करेंगे। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है, और ए तथा बी दोनों है, तो आप बेटा ऑप्शन नंबर डी को टिक करोगे, ए तथा बी दोनों को। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये तो हो गया, तो ये हो गया क्या, हाँ, प्रोटीन की हेलिकल संरचना को किसके द्वारा स्थिर किया जाता है। आप लोग जानते होंगे अगर कोई प्रोटीन है और ये प्रोटीन की चेन है तो इसमें क्या होता है, इसी एक ही चेन का, ठीक है, एक ही चेन का अगर एक जगह पर N और H ऐसे लगा हुआ है और एक जगह पर यहां पर C डबल बॉन्ड O ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहां पर पेप्टाइड लिंकेज होता है, उसमें CO बॉन्ड भी होगा और NH बॉन्ड भी होगा। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, और यहां पर लोन पेयर होते हैं, तो बेटा यहां पर अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है प्रोटीन में। और जब ये रिंग ऐसे आपस में जुड़ जाती है तो स्प्रिंग की तरह बन जाती है, लेकिन बनती किस कारण है, इस हाइड्रोजन बंध के कारण। तो हम कहेंगे भाई हाइड्रोजन बंध, तो आप इसको टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। न्यूक्लियोटाइड में होते हैं, पूछा है न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं बेटा, दो चीजें होती है हमारे पास, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड यानी DNA RNA की बात कर रहा हूं मैं। तो एक क्या होते हैं हमारे पास न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। टाइड का मतलब होता है बंधा हुआ, क्या होता है बेटा, टाइड शब्द का मतलब है सिर्फ इतने से का,
बंधा हुआ। और साइड का मतलब होता पता ही है कि साइड में है। आपको लग रहा हो कि सर तो मजाक कर रहे हैं, अंग्रेजी की बेइज्जती कर रहे हैं, मैंने ऐसे बेइज्जती की बात नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि आज इस हीरोइन ने इस हीरो के साथ नोट टाई बांध ली, मतलब आजकल इंस्टाग्राम पे ऐसे चलते हैं, नोट टाई मतलब बिहा कर लेना, टाई बांध ली, उन्होंने नोट कर ली। ठीक है, नोट टाई मतलब वो वाली ऐसे ऐसे खींचने वाली, वो है ना, वो वाली। तो टाइड मतलब बांधना। और बांधना किस, क्या बांधना भाई? न्यूक्लियोसाइड में होते हैं हमारे पास सुगर प्लस थार, बस और कुछ नहीं। जो फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट, फॉस्फेट एस्टर वो अलग होता है, मतलब वो इसके साइड में होता है। पर न्यूक्लियोटाइड के अंदर सुगर यानी शर्करा, क्षार यानी बेस, और फॉस्फेट, ये सभी आपस में बंधे रहते हैं, तभी इनको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो भाई क्षार, शर्करा तथा फॉस्फेट, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा। शर्करा तथा फॉस्फेट या शर्करा क्षार तथा फॉस्फेट, क्षार तथा शर्करा, क्षार तथा शर्करा होता है न्यूक्लियोसाइड के अंदर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आनुवांशिकता लक्षण के लिए जिम्मेदार है? तो भाइयों डीएनए, जानते हैं आप। निम्न में से कौन से कथन सही है? डीएनए में डीऑक्सी राइबोज है जबकि आरएनए राइबोज शर्करा है। डीएनए में थाइमीन जबकि आरएनए यूरेसिल होता है। बेटा ये बात बिल्कुल पहले वाली सत्य है, इनका नाम दे रखा है और नाम सही है। डीएनए का मतलब जो डी है वो डीऑक्सी के लिए होता है, आरएनए का मतलब वो राइबोसुगर के लिए होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा डीएनए में, डीएनए में अब देखना एटीजीसी होते हैं, एटीजीसी। एटीजीसी का मतलब क्या होता है बेटा? एडेनिन, टी का मतलब होता है थाइमीन, जी का मतलब होता है क्या बेटा? ग्वानिन, और सी का मतलब होता है साइटोसिन। डीएनए में ये होता है। लेकिन जो आरएनए होता है, आरएनए, आरएनए में थाइमीन नहीं होता, उसमें थाइमीन की जगह पर यूरासिल आ जाता है। क्या आ जाता है? यूरासिल आ जाता है, तो एयूजीसी। तो बेटा यहां पर देखो, डीएनए में थाइमीन है, बिल्कुल है, और आरएनए में यूरासिल होता है, ये एयू शॉर्ट फॉर्म में है। तो भाई यही स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो गई? सत्य स्टेटमेंट हो गई। तो हम कहेंगे उपरोक्त तो दोनों जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट, तो हम सी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा, ठीक है, निम्न में से कौन सा पेप्टाइड बंध प्रदर्शित करता है? और CONH आपको दिख रहा होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये पेप्टाइड लिंकेज होता है CONH। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंजाइम है, अरे तो क्वेश्चन पढ़ते हो जाएगा, प्रोटीन, ठीक है, एंजाइम है प्रोटीन। निम्न में से कौन सा आयन इंसुलिन से संबंधित है? बेटा ये याद करने वाले पार्ट है, वो होता है Zn2+, ठीक है, वो क्या होता है? Zn2+, आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए आरएनए से अलग होता है क्योंकि आरएनए में, समझना अब फिर से मैं वही बात बताऊंगा कि बेटा एक तरफ डीएनए समझना और एक तरफ हमारे पास आरएनए समझना, ठीक है। डीएनए में हमारे पास होता है एटीजीसी, यहां पर डबल और ट्रिपल का बॉन्ड का मतलब संयोजक बॉन्ड नहीं है। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जीसी मतलब ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, बस इसका मतलब ये है। और फिर हमारे पास आता है आरएनए, जिसमें थाइमीन होता ही नहीं, उसके स्थान पर यूरासिल होता है, बाकी सारे सेम रहते हैं। तो राइबोस शर्करा तथा थाइमीन मतलब डीएनए आरएनए, डीएनए से अलग होता है क्योंकि आरएनए में 2 चीजें अलग होती हैं, क्या बेटा? एक तो राइबोस होता है, राइबोस शर्करा है ना, बिल्कुल सही बात है, तथा थाइमीन जो है, थाइमीन तो होता ही नहीं आरएनए में, राइबोस शर्करा है तथा यूरेसिल है, तो आप बी को टिक करोगे। और डीऑक्सी तो मतलब डीएनए के लिए लगता है, ठीक है, तो वहां पर आपका टिक करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, मतलब जो भी है क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा मोनोसैकराइड पेंटोज, पेंटाज, ग्लूकोज, फ्रेक्टोज, राइबोज और गैलेक्टोज? अच्छा, पेंटोज शुगर का मतलब होगा, पेंटाज का मतलब है पेंटोज शुगर, ठीक है। देखो बेटा ग्लूकोज जो है वो हेक्सो शुगर है, मतलब 6 कार्बन की है। फ्रेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रेक्टोज, फ्रक्टोज वो भी C6H12O6 C6
H12O6। राइबो शुगर जो होती है वो आपको पता है कि 5 कार्बन की होती है, तो 5 कार्बन वाले को हमने पेंटोज बोल दिया, तो बेटा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सी। इसको आप टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। इवन आपको ये भी पता होगा कि जो डीएनए होता है उसमें, या जो आरएनए होता है उसमें जो शर्करा होती है वो राइबोज ही होती है, और राइबोज पेंटा शुगर होती है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो भाई अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। ग्लूकोज की वलय संरचना जिसके मध्य हेमी एसीटेट तथा वलय निर्माण के कारण होती है। ग्लूकोज की वलय संरचना किसके मध्य? हेमी एसिटेल, अच्छा हेमी एसिटेल है, सॉरी एसिटेट सुन लिया, हेमी एसिटल तथा वलय मतलब का निर्माण के कारण होती है। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, PHO, ये हमारे पास ग्लूकोज है, यहां पर OH, H, OH और OH, H, H, H और यहां पर H और CH2OH। बेटा हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल जब एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो हेमी एसिटल बनता है और एसिटल भी बनता है, लेकिन बात यह होती है कि यहां पर हेमी एसिटल बनेंगे। हेमी एसिटल आप किसी भी अल्कोहल का अभिक्रिया करवा लो इसके साथ, एल्डिहाइड के साथ कर लेगा, लेकिन आपको सोचना है कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग बनती हो वो बनानी है। तो आप देखोगे यहां से बनाओगे तो 3 मेंबर की रिंग बनेगी, ध्यान से देखना, अगर इससे मैं यहां स्ट्रक्चर बनाऊं तो 3 मेंबर की, इससे बनाऊंगा 4 मेंबर की, इससे बनाऊंगा 5 मेंबर का अटैक होगा, और इससे बनाऊंगा तो 6 मेंबर की रिंग बनती है। और फिर अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज वो जो फॉर्म है वाले स्ट्रक्चर वो आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, लेकिन आप सोचो कि भाई फायदा कहां पर हो रहा है, किस OH को ज्यादा फायदा होगा एल्डिहाइड पर अटैक करने का? आप सोचो कि सर जहां पर 6 मेंबर की रिंग बनेगी, ठीक है, 6 कोनों की रिंग बनेगी, वो स्टेबल ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन है, तो कहां से अटैक होगा बेटा जी? तो हम कहेंगे C1 तथा C5 के बीच में, C1 तथा C5 के बीच में ही वलय का निर्माण होगा। तो आप इसी को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ग्लूकोज है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड। तो ग्लूकोज के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, बिल्कुल C6H12O6 ये मोनोसैकेराइड होता है, तो आप इस ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा जी, क्या है, दूध मिल्क में उपस्थित डाइसैकेराइड होते हैं। आप लोगों को याद होगा बेटा, दूध में लैक्टोज होता है, लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज। जो बच्चे जिम विम जाते होंगे या कभी कभी उनकी किसी हड्डी में या जॉइंट में दर्द होता होगा, तो वहां पर बोलते हैं कि भाई इसकी बॉडी में जो है लैक्टो एसिड बन गया, वो लैक्टो एसिड बनता है लैक्टोज। तो दूध में लैक्टोज होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और जो माल्ट होता है, बाजरे का जो माल्ट होता है उसमें माल्टेज होता है, और मीठे में आप लोग जानते हैं सुक्रोज। आगे बढ़ते हैं भाई, निम्न में से कौन सी अपचायक शर्करा नहीं है? जितने भी मोनोसैकेराइड हैं और जितने भी डाइसैकेराइड हैं सभी अपचायक शर्करा हैं, बस एक को छोड़कर, वो हुई सुक्रोज को छोड़कर। तो आप देखो सुक्रोज पहले ही दे दिया, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज, ठीक है, ये तीनों की तीनों आपके पास अपचायक शुगर है, अपचायक शुगर कह लो, शर्करा कह लो। लेकिन सुक्रोज मैंने पहले ही एक्सेप्शन में लिखवाया था, अपवाद में लिखवाया था कि भाई सुक्रोज डाइसैकेराइड होने के बावजूद भी अपचायक शर्करा नहीं होती, तो इसको याद रख लेना, सबसे ज्यादा चांसेस इसी के रहेंगे, तो आप इसी को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखो भाई, एक मिनट पानी, हाँ, यहां पर दिया गया है फॉस्फोप्रोटीन का उदाहरण दीजिए। फॉस्फोप्रोटीन बेटा कौन सा होता है? फॉस्फोप्रोटीन आप लोग जानते होंगे, दूध का कैसीन प्रोटीन जो है वो फॉस्फोप्रोटीन होता है। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। विटामिन ए की कमी का परिणाम है, विटामिन ए की वजह से क्या होता है बेटा, ये आपको बताना है। तो विटामिन ए की वजह से रतौंधी होती है, ये बात आप जानते होंगे, है ना, आंखों में जो है वो थोड़ी सी कमी आ जाती है देखने में, तो रतौंधी हम कहेंगे विटामिन ए की कमी के परिणाम। ये याद करने वाले पार्ट हैं विटामिन वाले तो, ठीक है। इसमें बोला है कि राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है, ठीक है, राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है। देखो बेटा, स्कर्वी जो होता है ये हमारे पास विटामिन सी के कारण होता है, ठीक है, विटामिन सी। और पेलाग्रा जो होता है वो विटामिन B3 के कारण होता है, पेरीबेरी B1 के कारण होता है। तो जो हमारे पास चिलोसिस है ये हमारे पास B2 के कारण होता है, और B2 को ही हम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लोविन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप इसको टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या है, धूप विटामिन है, धूप से जो विटामिन प्राप्त होता है वो विटामिन डी है, आप लोग जानते होंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए तथा डी के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन ए तथा डी के अच्छे स्रोत हैं कॉड लिवर तेल, यानी जो मछली का तेल आता है आपके पास, उसके अंदर विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट पाए जाते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल किसे कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी कहलाता है बेटा। आगे देखो, साइबो कॉल्विन किस रासायनिक नाम है? साइबो साइनो कोबाल एमीन जो है किसका रासायनिक नाम है? तो वो होता है विटामिन B12 का, ठीक है भाई। साइबो कोबाल एमीन जो है वो B12 का नाम होता है। अब किसी विटामिन के संश्लेषण में दुर्लभ तत्व के रूप में कोबाल्ट आवश्यक है, तो बेटा कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 के लिए, तो आप इसको टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। रक्त के थक्के के लिए आवश्यक विटामिन है, रक्त के थक्के के लिए आवश्यक विटामिन है विटामिन सी। क्या होगा बेटा? विटामिन सी। अब जरा बढ़ते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? ठीक है, स्कर्वी रोग एक वायरस के कारण होता है, विटामिन ई की कमी के कारण होता है, विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी के कारण होता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल मतलब विटामिन सी के कारण होता है बेटा, तो यहां पर हाइड है इसका, विटामिन सी नहीं लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है एस्कॉर्बिक अम्ल, तो आप इसी की वजह से स्कर्वी रोग को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विविध डीएनए में एक रज्जु के साथ दूसरे रज्जु के एडेनिन का पूरक क्षार होता है। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डीएनए की बात करी थी, और डीएनए में जो क्षार होते हैं उनको ऐसे लिखवाया था एटी और जीसी, मतलब ग्वानिन साइटोसिन के साथ और एडेनिन थाइमिन के साथ है। तो इन्होंने बोला है कि एडेनिन किसके साथ होगा? तो टी के साथ, और टी का मतलब क्या हो गया? थाइमिन हो गया। तो जरा देखो भाई कहां दे रखा है थाइमिन, तो आपको दे रखा है विकल्प डी में, आप इसको टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या होगा। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, वह क्षार जो आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में नहीं, वह क्षार जो आरएनए में पाया जाता है और डीएनए में नहीं, तो वो होता है यूरेसिल। क्योंकि हम लोग जानते हैं डीएनए में जो क्षार होता है वे होते हैं एटीजीसी, और आरएनए में जो क्षार होता है आरएनए में वो होता है एयू, एटीजीसी हो गया भाई, और ये क्या होता है? एयू और जीसी। तो बेटा जो यूरासिल है वो हमारे पास आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं। तो वह क्षार जो आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में नहीं, तो होगा यूरेसिल, तो आप उसी को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, यह क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इन्होंने पूछा है कि 393 केल्विन पर 2 से 3 एटीएम दाब में अंतर्गत एक पॉलीसैकेराइड एक्स, पॉलीसैकेराइड होगा कोई एक्स, तनु एस्ट्रेसोफोर के साथ कथन पर वाई देता है, वाई ब्रोमीन जल के साथ ग्लूकोनिक अम्ल देता है, ठीक है। वाई जो है ग्लूकोनिक अम्ल देता है। एक्स में केवल बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बंधन होते हैं, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो बेटा आपका एक्स जो है ना वो पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, और पॉलीसैकेराइड में हम लोग दो जानते हैं, एक होता है हमारे पास स्टार्च और एक होता है सेलुलोस। सेलुलोस दोनों ही एस्ट्रेसोफोर की उपस्थिति में, दोनों ही एस्ट्रेसोफोर की उपस्थिति में क्या होता है बेटा? दोनों ही एस्ट्रेसोफोर की उपस्थिति में ग्लूकोज देते हैं, ग्लूकोज में अपघटित हो जाते हैं मोनोसैकेराइड में, चाहे ये हो और चाहे ये हो। और ग्लूकोज को जब हम ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज से बना हुआ एसिड यानी ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ये आप आपको जानते होंगे। बट स्टार्च में और सेलुलोस में एक अंतर होता है, वो होता है क्या बेटा? स्टार्च में और सेलुलोस में एक अंतर होता है कि इसके अंदर होते हैं अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और सेलुलोस के अंदर होते हैं बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आपको उसके आधार पर देखना है। इन्होंने कहा कि एक्स में केवल बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, तो इसका मतलब वो सेलुलोज है, तो आप इसको टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जेईई मेंस 2022 का है, एनिल ग्लाइमीन सिले यूसिलिए एनिलीन केविन में पेप्टाइड बंधनों के संक होते हैं। देखो बेटा ये हमारे पास एल, फिर उसके बाद एल ए एन ए
एनाई लाई सिले यूरेसिल, यूरेसिल एनिलीन वेलिन। देखो एक ये हो गया वेलिन, एक होगा एनिलीन, और एक होगा एली एलेनी ग्ला ग्लाइसिले। तो इसमें बताना कि हमारे पास कितने पेप्टाइड लिंकेज होंगे बेटा। एलेनिल निगला, तो हिंदी बोल रहा हूं भाई मैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बेटा ध्यान रखना है जितने भी आप प्रोटीन गिन पा रहे होंगे, ठीक है, सिले यूरेसिल, तो ये यूसिल है, सॉरी यूरेसिल नहीं है, यूसिल है, सिले यूसिल, अच्छा ग्लाई है, ग्लाई सॉरी, एल एल एक एसिड, ग्लाई का मतलब ग्लाइसिन, और भाई ल्यूसिल का मतलब है अलग। हाँ ये हो गए बेटा हमारे पास, बेसिकली ये हो गया अलग अलग हमारे पास प्रोटीन। देखो एलिनिन, एलिन का मतलब है एक अलग, ग्लाई का मतलब हो गया अलग, ग्लाइसिन से आया है, और भाई ये ग्लाइसिन हो गया अलग, और ये ल्यूसिन अलग हो गया, ल्यूसिन अलग हो गया, और एलिनिन अलग हो गया, और वैलिन अलग हो गया, ठीक है, ध्यान रखना है। यानी हमारे पास 1 2 3 4 और 5, 5 हमारे पास आपके पास प्रोटीन्स हैं, एमिनो एसिड है, सॉरी, ए बी सी डी और ई, ऐसे मान लो 5 होंगे बेटा। एना ग्लाई 2, ल्यूसिन 3, एनिलीन 4 और वेलिन 5, ठीक है 5 हैं। तो जब ये आपस में जुड़े होंगे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, इनको टर्मिनल ने अलग छोड़ दो, तो इनके अंदर कितने हमारे पास ग्लाइकोसिड सॉरी पेप्टाइड लिंकेज बने होंगे। तो आप देखोगे हमारे पास इन दोनों के बीच में बना होगा, 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 तब जाके हमारे पास ये श्रृंखला बनी होगी ओवरऑल प्रोटीन की। तो यहां पर हमारे पास आएंगे बेटा कि 4 पेप्टाइड बंधनों की संख्या बनेंगे, ठीक है। इसको आपको 4 करना है और टिक करके आगे बढ़ जाना है। देखो भाई अब हमारे पास जेईई मेंस 2022 का एक और क्वेश्चन आया है। इसमें कह रहा है ये कि निम्न में से कौन सा एक जल में विलेय विटामिन है जो सरलता से उत्सर्जित नहीं होता। देखो जल में विलेय तो विटामिन सारे ही होते हैं बी वाले, और जो सरलता से उत्सर्जित नहीं होता वो होता है विटामिन B12। तो आप इसको टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन आया है हमारे पास, निम्न में से कौन सी एक अपचायक शर्करा नहीं है। क्या है बेटा जी, अपचायक शर्करा नहीं है। अपचायक शर्करा होने के लिए उनमें कम से कम कोई ना कोई ग्रुप होना चाहिए आपके पास, सीओ ग्रुप होना चाहिए, यानी एल्डिहाइड कीटोन वाला ग्रुप होना चाहिए। अब आप लोग ध्यान से देखो बेटा, जितने भी मोनोसैकराइड हैं और डाइसैकराइड हैं, किसको छोड़कर सुक्रोज को छोड़कर, वो सभी के सभी अपचायक शुगर होते हैं। तो पहली बात अगर आप ध्यान से देखोगे OCH3 जब हम बात करते थे शुगर के बारे में या इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में, ये शुगर है ही नहीं। शुगर कौन सा होता है जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो और अल्कोहल ग्रुप हो, ठीक है। तो ये हो नहीं सकता, गलती से भी ये नहीं करना है आपको, ठीक है। अब जरा बात करते हैं इसके बारे में। यहां पर जब इसके बारे में बात करोगे तो नीचे OCH3 प्राथमिक उसके साथ चेंज हो रखा है, ये CHOH है, ठीक है, और यहां पर ऑक्सीजन है, यानी ये कहीं ना कहीं कार्बोनिल से बना होगा, ठीक है। आगे देखो बेटा, यहां पर हमारे पास क्लोरीन लगा हुआ है, तो जो शुगर होते हैं उसमें क्लोरीन होता ही नहीं है, ठीक है, जो शुगर होते हैं उनमें क्लोरीन होता ही नहीं है बेटा, तो इसको गायब कर दो। फिर हमारे पास बात करते हैं इसकी डाइसैकराइड की। अब ये जो डाइसैकराइड है CH2OH CHOH और CH3, इनमें आप देखोगे कि जो शुगर होती है उनमें कौन कौन से होते हैं, उनमें होते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, या फिर एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होते हैं नॉर्मल उसमें, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है साइक्लिक ईथर ग्रुप, मतलब ये वाला ग्रुप साइक्लिक ईथर ग्रुप, ठीक है। लेकिन यहाँ जो OCH3 है ये तो हमारे पास नॉन साइक्लिक ईथर ग्रुप हो गया। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सारे साइक्लिक ईथर ग्रुप हैं, चाहे तो यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, और आपको पता है कि सिर्फ सुक्रोज को छोड़कर जितने भी डाइसैकराइड होंगे वो सारे के सारे हमारे पास अपचायक शुगर में ही आते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी को टिक करना होगा और आगे बढ़ जाना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्लूकोज के C1 तथा B2 फ्रुक्टोज के C2 के मध्य ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां पाया जाता है।
देखो दोनों के दोनों मोनोमर हैं, मोनोसैकेराइड हैं, ये दोनों आपस में जुड़कर कोई डाइसैकेराइड बनाते होंगे। और आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि ग्लूकोज के अंदर, सॉरी, सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं, ठीक है। माल्टोज के अंदर ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं, और लैक्टोज के अंदर एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज होता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा बेटा? करेक्ट आंसर हमारे पास होगा, ये होगा सुक्रोज। तो बी को टिक करना है और आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखिए, C6H12O6 जाइमेज करके एक एंजाइम है और वो NaOI के साथ अभिक्रिया करता है। जाइमेज के साथ अभिक्रिया करने पर हमें अल्कोहल प्राप्त होता है, CH3 और CH2। और आप लोग जानते होंगे ये एक आइडोफॉर्म अभिक्रिया करेगा। NaOI ले रखा है आपने, ठीक है, गर्म करा है, CH2OH। आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे पास ये अल्कोहल है इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है CH3 डबल बॉन्ड O, यानी एल्डिहाइड, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, मतलब ऑक्सीकृत रूप। तो बेटा इसके पास, आपके पास क्या होगा? इसके पास CH3CO ग्रुप है और ये आइडोफॉर्म अभिक्रिया दे सकता है। और आप लोग जानते होंगे कि जो आइडोफॉर्म अभिक्रिया है उसमें ये वाला कार्बन आइडोफॉर्म में परिवर्तित होता है और ये वाला कार्बन एसिड बनाता है। यानी यहां पर एक कार्बन है तो एक कार्बन का लवण बनेगा HCOONA, और यहां पर क्या बनेगा? CH3 आइडोफॉर्म। इसके अगर हम इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इन्होंने एक तो दे रखा है क्या बेटा जी? CH3 आइडोफॉर्म। बी में कितने कार्बन होंगे? एक। तो इसने पूछा है कि बी में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या हमारे पास आंसर होगा बेटा जी एक, कि एक होगी, ऐसा एसिड बनेगा जिसमें एक कार्बन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, प्रोटीन की संरचना जो तापन द्वारा अप्रभावित रहती है। आप लोग जानते होंगे कि जब अंडे को गर्म करा जाता है तो उसमें प्रोटीन की जो तृतीयक, द्वितीयक, ठीक है, या भाई 3D स्ट्रक्चर होते हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि उनके बीच के जो हाइड्रोजन बंध है वो टूट जाते हैं, जिस वजह से वो सीधी सीधी रेखाओं में या प्राथमिक चेन में जो है मेंटेन करते हैं। तो यहां पर यह है कि ताप के द्वारा द्वितीयक संरचना टूट सकती है, क्योंकि दो संरचना के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे। तृतीयक संरचना टूट सकती है, लेकिन प्राथमिक संरचना में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ही नहीं तो वो टूटेंगे नहीं। तो सेम टू सेम वो प्राथमिक संरचना के की बात कर रहा है कि भाई ये अप्रभावित रहेगी। तो इसको आप टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे, 4 नंबर प्राप्त कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, सूची 1 को सूची 2 से 7 सुमेलित कीजिए। और ये क्वेश्चन भी आपका PYQ ही है। जाइमेज जो है वो आपको पता होगा कहां पर पाया जाता है। जाइमेज पाया जाता है ईस्ट में, याद करना होता है। पेप्सिन पाया जाता है अमावस्या में। अब आप ये सोचो कि A का सेकंड दे रखा हो, D का 1 दे रखा हो। A का सेकंड जो है वो यहां पर दे रखा है और बेटा D का 1 दे रखा है यहां पर, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसको टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन के विकृतीकरण यानी डीनेचुरेशन, ठीक है, अगर हम इसको गर्म करते हैं या भाई pH चेंज कर देते हैं, विकृतीकरण के दौरान निम्न में से कौन सी संरचनाएं अक्षतः अविकृत रह जाती हैं? मतलब कौन सी सेम रहती है, टूटती नहीं है। तो मैंने बोला था कि भाई प्राथमिक नहीं टूटेंगी, द्वितीयक, चतुर्थक और तृतीयक है इनकी तो भाई ये तो जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे तो फिर वो प्राथमिक में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन जो पहले से ही प्राथमिक है उसका क्या बिगड़ पाएगा? तो हम प्राथमिक को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, विभिन्न अम्लों के साथ निर्मित एक रेखीय टेट्रापेप्टाइड। टेट्रापेप्टाइड का मतलब होता है जो जिसके अंदर 4 प्रोटीन लगे हों। अमीनो अम्लों की संख्या माइनस पेप्टाइड बंधों की संख्या बतानी है कितनी है। बेटा अगर मेरे पास टेट्रापेप्टाइड में रेखीय टेट्रापेप्टाइड, ठीक है, टेट्रापेप्टाइड का मतलब है 4 अमीनो एसिड, उनके बीच में जो पेप्टाइड लिंकेज होंगे वो 1, 2 और 3। तो 4 में से अगर 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1। तो सीधा सीधा आंसर इसका 1 आ जाएगा। इसको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न अभिक्रिया अनुक्रम के लिए A तथा B के सूत्र होंगे। जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। फ्रक्टोज है बेटा, ठीक है, फ्रक्टोज है। और फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कहां बनाऊं? यहां बना लेता हूं। CH2OH, T डबल बॉन्ड O, ठीक है, H, OH, HOH और H, और यहां पर बन जाएगा हमारे पास CH2OH, ठीक है। तो जब आप यहां पर HCN के साथ अभिक्रिया करोगे तो यहां पर बनेगा साइनोहाइड्रीन।
तो हमारे पास पहले क्या बना बेटा जी, CH2OH, सी, ये साइनोहाइड्रीन बनेगा, ठीक है, OH, CN एक तरफ लग जाएगा, OH एक तरफ लग जाएगा, तो हमारे पास HO, H, OH, H, OH, H और नीचे CH2OH। आप लोगों को पता है कि बेटा हाइड्रोलाइसिस करने पर, मतलब हाइड्रोलाइसिस करने पर साइनाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में, तो CH2OH ये हो जाएगा COOH में, यहां OH रहेगा, यहां H होगा, यहां HO होगा, और यहां पर OH होगा, यहां पर OH होगा, यहां पर H होगा, यहां पर H होगा, और यहां पर CH2OH होगा। अब आपको देखना है भाई इसमें से कौन सा आंसर मैच करता है। अगर आप कार्बनों की संख्या देखोगे तो भाई 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन है बेटा इसके अंदर, तो 7 कार्बन तो सारे में ही है। हाइड्रोजन देखते हैं, गिनते हैं बेटा हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो बेटा इसमें 14 हाइड्रोजन नहीं है ए में, और 14 हाइड्रोजन ए में नहीं भी है, तो हमारे पास ए वाला आंसर तो आ गया एक तरीके से। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, अच्छा ऑक्सीजन से ही पता लग जाएगा, बी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑक्सीजन है, इसमें 8 ऑक्सीजन है, और इसमें नहीं नहीं ये सही है, ये सही है, आई एम सॉरी बेटा, 8 ऑक्सीजन इसमें भी है, तो मतलब ए और डी जो है वो अभी तक ठीक है। जब हम इसके बात करेंगे, NaBH4 की बात करेंगे, तो NaBH4 क्या करेगा बेटा जी, इसको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल ग्रुप में, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देगा NaBH4 इस कीटोन को अल्कोहल ग्रुप में। तो यहां से, ठीक है, यहां से क्या होगा हमारे पास, ये जो स्ट्रक्चर होगा ये CH2OH सेम रहेगा, ठीक है। अगर हम पहले स्टेप में जो ये कीटोन ग्रुप है बेटा ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा CHOH में, और फिर उसके बाद H, OH और CH2OH, HOH और H। आपको पता होगा HI और रेड फॉस्फोरस का मतलब होता है Pi3। क्या मतलब होता है इसका, Pi3, और इसका काम होता है OH को रिप्लेस करना और आयोडीन लग जाना, ठीक है। पर आपने सुना होगा 2 एडजेसेंट कार्बन पे आयोडीन लगते नहीं है, हाइड्रोजन तो सेम रहे। तो भाई कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे ये चेक कर लेते हैं इसमें। हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ये हुआ, ठीक है, अगर फॉस्फोरस लगाते हैं हम लोग, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 फॉस्फोरस दे रखे हैं। लेकिन भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा एक सिंपल सी बात, कि आपको सर ने एक बात बताई होगी कि दो जो साफ पास पास वाले कार्बन ग्रुप होते हैं उनमें वो नहीं लगता, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोक्सी आयोडीन नहीं लगते, तो यहां पर आयोडीन नहीं लगाना है। फास्फोरस होता है 3 संयोजी है 5 संयोजी, तो फास्फोरस भी नहीं लगाना है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये समझना है कि HI के साथ प्रोलोंग्ड हीटिंग करेगी आपने, और आपके पास 6 मेंबर की रिंग बनेगी, ठीक है, और 6 मेंबर की रिंग बनने का मतलब आप लोग जानते होंगे कि एल्केन बनेगी। तो C6H14 हमारे पास कहां दे रखा है बेटा, विकल्प बी में, तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ये समीकरण आपने पढ़ी होगी प्रोलोंग्ड हीटिंग वाली। अब यहां पर दिए गए हैं नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में तथा दूसरे कारण आर के रूप में चिन्हित है। यही मेंस 2022 का क्वेश्चन है। अभिकथन ए में एमाइलोज जल में अविलय होता है, यह कथन होता है असत्य है। आप लोग जानते होंगे जितने भी ये एमाइलोज वगैरह हैं, सुक्रोज वगैरह हैं, ये जल में विलय होते हैं। क्यों होते हैं ये, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, OH ग्रुप होते हैं भाई। कारण एमाइलोज एक लंबा, देखो एमाइलोज एक लंबा रेखीय अणु है जिसमें 200 से अधिक ग्लूकोज इकाई होती है। ये स्टेटमेंट सत्य तो है पर उसका कारण नहीं है, तो इन्होंने कहा है कथन ए तथा आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। नहीं, कथन ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और तथा दोनों तो सत्य नहीं है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है।
ए असत्य है और किंतु आर सत्य है, तो आप विकल्प डी को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए चक्रीय हेमी एसिटल के लिए सही पायरेनो संरचना क्या होगी, ये बताना है। आपको याद होगा बेटा, इस तरीके से हम लोग जो है, या सर ने जो है आपको समझाया होगा कि भाई इस तरह से आपको पायरेनोज का मतलब होता है 6 मेंबर की रिंग बनानी, ठीक है। और फिर यहां पर हम बॉन्ड बनाया करते थे इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर एक और बात बताओ कि इधर काउंटिंग चलेगी क्लॉकवाइज और इधर काउंटिंग चलेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर 1 2 3 4 5 ऐसे कार्बन मानना है, छठा कार्बन। और यहां पर मैं मानूंगा 1 2 3 4 और 5। आप लोगों को यह बात पता होगी, जो संयोजकता राइट हैंड साइड में होती है उसको हम नीचे लिखा करते थे, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होती थी वो उसको ऊपर लिखा करते थे। तो यहां पर जो OH ग्रुप है ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो बेटा कहां गया OH और इधर क्या हो गया H। अब यहां पर H और H है दोनों साइड, तो एक बार देख लो भाई कहीं मिसिंग तो नहीं है। दूसरे पे हर जगह पे कुछ ना कुछ दे रखा है, इसको बाद में देखेंगे बेटा। यहां पर जो H और H है, ठीक है, ये गलती शायद हो गया होगा, इसको बाद में देखेंगे। तीसरे और चौथे को देखते हैं पहले। तीसरे में OH कहाँ है, राइट हैंड साइड में, तो इधर OH और इधर H। पांचवे में चौथे पर कहाँ है बेटा, H इधर है, तो H इधर जाएगा और OH इधर चला जाएगा। और आपको पता है ये ग्रुप तो हमेशा ही CH2OH ग्रुप तो ऊपर ही जाता था। अब यहां पर जो हमारे विकल्प दे रखे हैं उसमें हाइड्रोजन को छुपाया हुआ है, हाइड्रोजन को छुपाया हुआ है। तो आप क्या करोगे, जहां जहां पर हाइड्रोजन है उसको हटा दो, क्योंकि वो तो सबको पता है कि भाई उधर हाइड्रोजन हो सकता है। इसको मैंने अभी छेड़ा नहीं है। इससे मैच करो कि आपको पहले पे, तीसरे पे और चौथे पर मैच हो रहा है कि नहीं। पहले पे, तीसरे पे, देखो चौथे कार्बन पे यहां पर OH नीचे दे रखा है, चौथे कार्बन पे हमने OH लिखा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो भाई ये वाला तो हो नहीं सकता, चौथे कार्बन पे नीचे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखो भाई नीचे की साइड दे रखा है तो नहीं हो सकता, लेकिन आप इसको कह सकते हो कि ये हो सकता है। कैसे, चौथे पर OH ऊपर है, ध्यान से देखो, चौथे पर OH, थर्ड पे OH नीचे है, तो आपने नीचे लिया हुआ है। और हमने पहले पे OH ऊपर दे रखा है, तो यहां पर पहले पे OH ऊपर है, तो इसका मतलब है OH ऊपर है, तो इसमें जो स्ट्रक्चर दिया था पहला, ये यहां पर OH दे रखा था ऐसे लेफ्ट में बेटा, तभी ये दोनों OH ऊपर थे। तो अब ये ठीक हो गया स्ट्रक्चर, तो ये मैच हो जाएगा हमारे पास विकल्प डी के साथ। आप इसको टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा जी, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ग्लूकोज HI के साथ अभिक्रिया करता है तो बेटा हमें हेक्सेन प्राप्त होती है, तो हम कहेंगे पहले का फोर्थ है। ग्लूकोज ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारे पास ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, लेकिन ग्लूकोनिक अम्ल तो 2 में दे रखा है। ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड, ग्लूकोज HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है तो सैकरिक एसिड बनता है, ठीक है। तो भाई A और D को मैच करते हैं, क्या होगा। शायद ये हो सकता है कि हमारे सर ने थोड़ी गड़बड़ कर दी हो। A और D को, A का होना चाहिए फोर्थ, A का होना चाहिए फोर्थ, तो बेटा A का फोर्थ होना चाहिए, तो बेटा ये कंपटीशन से बाहर। और D का होना चाहिए थर्ड, D का होना चाहिए थर्ड, तो लो बेटा ऑप्शन नंबर 1 ही मैच करेगा इसका, ठीक है। तो बाकी सब कुछ ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जंतु स्टार्च निम्न का अन्य नाम है, एमाइलोज, माल्टोज, ग्लाइकोज या अमाइलोपेक्टिन। तो बेटा अमाइलोज को ही हम स्टार्च कहते हैं और यही जंतु स्टार्च होता है। तो देखो भाई, सूची 1 तथा सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इन्वर्टेज एंजाइम स्टार्च का माल्टोज में, माल्टोज का सुक्रोज में, इन्वर्टेज यूज होता है सुक्रोज में, ग्लूकोज का एथेनॉल में, या इक्सु शर्करा का ग्लूकोज में, ठीक है। स्टार्च का माल्टोज में, माल्टोज का ग्लूकोज में, ग्लूकोज का एथेनॉल में, ग्लूकोज का एथेनॉल में जाइमेज करता है बेटा काम, तो बी का होना चाहिए थर्ड, ठीक है। इन्वर्टेज एंजाइम यूज होता है जो शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में करता है, इशू शर्करा, ठीक है। देखते हैं भी क्या क्या मैच होता है। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में करता है, ठीक है। और ठीक है, माल्टेज जो है, और भाई डाइस्टेज स्टार्च का माल्टोज में। अब देखते हैं भाई, मैच करते हैं कि जो हमारे पास सेकंड है वो थर्ड होना चाहिए। सेकंड का थर्ड कहां पर दे रखा है,
सेकंड का बी का थर्ड जो है हमारे पास सी में ही दिया है, बाकी तो दे नहीं रखा, तो बेटा ये बी का थर्ड जाइमेज यहीं से मैच हो जाएगा। ठीक है, तो बी का थर्ड हो गया हमारे पास, ए का फोर्थ है इन्वर्टेज, फिर ये शुगर और ग्लूकोज का होगा। ठीक है, ये मैच हो ही गया है। टी का सेकंड डाइस्टेज, टी का सेकंड, अच्छा डाइस्टेज जो होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में करने के लिए होता है, सॉरी भाई सॉरी। ठीक है, और माल्टेज स्टार्च का माल्टेज में, तो इसको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। यौगिक एक एल समावयवी एल C2H2O है का एल समावयवी और एजी अमोनियम के साथ एक धनात्मक परीक्षण देता है, मतलब उसके अंदर एल्डिहाइड है और अंतिम कायरल सेंटर पे OH लेफ्ट हैंड साइड में है, ये दे रखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एल है, ये डी, ये डी है, ये डी है, तो ये तो आंसर से गया। फिर ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है, तो दोनों के दोनों क्या दे सकते हैं बेटा जी, ये टॉलरेंस टेस्ट दे सकते हैं इसके साथ, डायमीन सिल्वर पॉजिटिव आयन के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ए का उपचार ट्राई एसिटेट व्युत्पन्न देता है, ट्राई एसिटेट। ठीक है, यौगिक एक ब्रोमीन जल तथा HNO3 के साथ उपचार पर क्रमशः एक प्रकाशीय सक्रिय यौगिक बी तथा एक प्रकाश असक्रिय यौगिक सी देता है। देखो बेटा, एक प्रकाश सक्रिय और एक प्रकाश असक्रिय, तो भाई अगर हम बात करें इन दोनों में, अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं और उसके साथ ट्राई एसिटेट जोड़ते हैं, तो ये OH है, ये OH है, ये OH है, तीनों बना सकते हैं। ठीक है, चार करके प्रकाश सक्रिय बी तथा यौगिक ए है। टी क्या कह रहा है बेटा, ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ए का उपचार ट्राई एसिटेट व्युत्पन्न देता है। ठीक है, यौगिक ए ब्रोमीन अम्ल के साथ तथा HNO3 के साथ उपचार करने, अच्छा ठीक है समझ गए। ब्रोमीन अम्ल क्या होगा बेटा, देखो ब्रोमीन अम्ल जो होगा बेसिकली, ये ब्रोमीन जल जो होगा ये उसको ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और HNO3 जो है ये उसको दोनों मतलब प्राथमिक ग्रुप को भी और ऊपर वाले ग्रुप को भी उसमें तोड़ देगा। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, इसका विकल्प अलग तो नहीं दे रखे, ठीक है इसमें। तो भाई आप जब इसको लिखोगे, इसके साथ मान लो इसके साथ आपने ब्रोमीन जल लिया, ब्रोमीन जल ले लिया आपने, तो बेटा आप ऊपर वाले एल्डिहाइड को सिर्फ ऑक्सीडाइज कर दोगे, बाकी नीचे वाले सेम रहेंगे, HH HO HO और CH2OH। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक तरह का एसिड हो गया। जब आप इसको HNO3 के साथ अभिक्रिया कराओगे, H OH H OH H और C, ये प्राथमिक, ये मिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा। इसके विपरीत अगर मैं इससे करता, तो देखो बेटा इससे अगर मैं करता तो ये ऊपर वाला ग्रुप COH ग्रुप में कन्वर्ट होता, ये OH सेम रहता, H सेम रहता, H सेम रहता, OH सेम रहता, और ब्रोमीन जल के साथ हमारे पास सिर्फ एल्डिहाइड होता। लेकिन जब हम इसको HNO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बेटा एल्डिहाइड के साथ साथ प्राथमिक एल्कोहलिक ग्रुप जो होता है वो भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया, और इधर क्या हो जाएगा OH, इधर क्या है OH और H और H। अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों को, ठीक है, ये भी प्रकाश सक्रिय है क्योंकि इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और अगर आप ध्यान से देखोगे ये भी प्रकाश सक्रिय है क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्रकाश सक्रिय है, पर इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये आप कह सकते हैं कि ये मीजो उत्पाद है, यानी इसके साथ अभिक्रिया करने पर प्रकाश सक्रिय और इसके साथ अभिक्रिया करने पर प्रकाश असक्रिय दे रहा है, ये दोनों के साथ रिएक्शन करने पर प्रकाश सक्रिय ही दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने बोला यौगिक एक ब्रोमीन जल तथा HNO3 के साथ उपचार कर एक प्रकाश सक्रिय यौगिक बी तथा एक प्रकाश
असक्रिय यौगिक सी देता है। तो असक्रिय ये हो गया और सक्रिय ये हो गया बेटा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसको आप टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या दे रखा है। कथन 1, माल्टेज के अल्फा डी ग्लूको इकाइयां उपस्थित होती हैं जो सी तथा शायद यहां पर C1 व C4 दे रखा होगा बेटा, है ना। और माल्टोज में ए का मतलब होगा अल्फा। अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयां उपस्थित होती है जो C1 तथा C4 पर संलग्न होती है तथा यह एक अपचायक शर्करा होती है। बिल्कुल सत्य कथन है, इसमें कोई झूठ नहीं बात है, बिल्कुल सत्य कथन है बेटा। अगला देखो क्या कह रहा है। कथन 2 कह रहा है माल्टोज में 2 मोनोसैकेराइड अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज उपस्थित होते हैं जो सी तथा सी पर उपस्थित होते हैं तथा यह अन्य अनपचायक शर्करा होती है। माल्टेज में 2, तो बेटा पहली बात तो ये होता है कि जो माल्टेज होता है वो अनपचायक शर्करा होती नहीं है, वो अपचायक शर्करा ही होती है। तो ये कथन हो गया असत्य। बाकी ये थोड़ा सा मिसिंग है C1 C2 लेके, लेकिन पहले वाला स्टेटमेंट सत्य है अगर आप उसको अल्फा डी ग्लूकोज मान लेते हो और यहां पर C1 C2 मान लेते हो। तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट सत्य और दूसरा असत्य। तो कथन 1 सत्य तथा कथन 2 जो है गलत है। तो आप इसको टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है बेटा। जेईई मेंस 2022, जब शर्करा X को एल्कोहलिक विलयन में तनु H2SO4 के साथ उबाला जाता है तो यह 2 समावयवी A तथा B निर्मत देता है। A HNO3 के साथ ऑक्सीकृत होने पर सैकरिक अम्ल देता है, जबकि B वामावर्तीय है। वामावर्तीय है, यौगिक X होगा। माल्टोज, लैक्टोज, और देखो माल्टोज में क्या होता है कि दोनों की दोनों यूनिट ग्लूकोज की है, तो उसमें ए और बी बनने के चांस नहीं है, उसमें ए ही बनेंगे, चाहे दोनों के दोनों ए बने या दोनों के दोनों बी बने। तो माल्टोज तो है नहीं। स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, तो बेटा जल अपघटन करने पर H2SO4 की उपस्थिति में ये ढेर सारे ग्लूकोज देगा, 2 नहीं देगा। सुक्रोज की बात करें या लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज में एक होता है हमारे पास ग्लूकोज, एक होता है गैलेक्टोज, पर दोनों की जो अभिक्रियाएं होंगी HNO3 के साथ समान होंगी। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ये इसको करेक्ट आंसर का मतलब ये कहा जाएगा कैसे। जैसे हम लोग जानते हैं कि C12H22, ये आपने अभिक्रिया पढ़ी होगी, C12H22O11 प्लस के जल, ठीक है H2O, और यहां पर H2SO4 की उपस्थिति में एक C6H12O6 प्लस के C6H12O6 ये होता है। अब यहां पर एक हो गया ग्लूकोज और एक हो गया फ्रक्टोज। अभी इन्वर्जन ऑफ शुगर में एक बात बताई थी मैंने आपको कि सुक्रोज जो है वो दक्षिणावर्त होता है, ग्लूकोज जो है दक्षिणावर्त होता है, और बेटा फ्रक्टोज जो है वो वामावर्त होता है। तो पहली बात तो ये है कि अगर हमारे पास ए कंपाउंड है ए और ये बी और सी देता है तो सी क्या है, वामावर्त, मैच हो गया। अच्छा कि योगी ए और बी दे रहा है, ये एक्स है, सॉरी राहुल गांधी वाला, सॉरी बेटा, एक्स और ए और बी ऐसे, तो बी वो क्या हो गया, वामावर्त हो गया। तो ए हमारे पास दक्षिणावर्त है, और ग्लूकोज के बारे में आप जानते हो कि जब HNO3 के साथ इसकी अभिक्रिया करेंगे तो ऊपर वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे वाला प्राइमरी अल्कोहल है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तो सैकरिक एसिड बन जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा बेटा जी आपका सुक्रोज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अच्छा भाई, तो भाई यहां तक आप लोगों का ये चैप्टर खत्म, और आज ढेर सारे क्वेश्चन की हमने PYQs कुछ पार्ट इसमें याद करने के हैं और कुछ चीजें आपको करके जानी पड़ेगी। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, और घबराना नहीं है, ये मत सोचना कि भाई हम हिंदी मीडियम के हमसे नहीं होगा, और ये भी मत सोचना किसी भी तरीके से कि हमारी तो प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हुई है, क्या होगा, क्या नेक्स्ट वाले पे ट्राई करें, इस वाले को छोड़ दें। देखो सबकी प्रिपरेशन एक ही जैसी है, सब यहाँ पर लड़खड़ाएंगे ही, सबको डर लगेगा। आप बस इस विश्वास के साथ जाओ कि हमने मेहनत करी है और देखेंगे हमारी किस्मत क्या कहती है, और बस लगे रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ठीक है भाई, तो ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।